Hello friends, welcome to my videos on the Constitution of India. Friends, वीडियोस की इस सीरीज में मैं आपके साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फीचर्स यानी कि इसकी विशेषताओं को डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, वैसे तो हम जानते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का एक बिल्कुल अलग, एक अनोखा संविधान है, एक यूनिक संविधान है। लेकिन ये इतना यूनिक क्यों है, ये इतना विशिष्ट क्यों है? इसका कारण है कि इसके फीचर्स यानी कि जो इसकी विशेषताएं हैं वही इसको यूनिक बनाती हैं। वैसे तो हमारे संविधान में बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन इस सीरीज में मैं आपके साथ में कुल मिलाकर के 14 यानी कि 14 ऐसी विशेषताओं को डिस्कस कर रहा हूं। इन विशेषताओं को मैंने टोटल 7 पार्ट्स या 7 वीडियोस में डिस्कस किया है और हर एक पार्ट में मैंने दो फीचर्स को डिस्कस किया हुआ है। ये वीडियो इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट है, तो आइए हम देखते हैं कि फर्स्ट 2 फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या हैं। नाउ द फर्स्ट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इट इज द लेंथीएस्ट एंड अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हमारा संविधान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विशालतम संविधान है और साथ ही साथ ये रिटन फॉर्म में भी है। वैसे दुनिया में अगर देखा जाए तो दो तरह के संविधान होते हैं, एक रिटन यानी कि लिखित और दूसरा अनरिटन यानी कि अलिखित संविधान होता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन वो लिखित है, और दूसरी तरफ अगर हम ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो वो एक अलिखित यानी कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज इन रिटन फॉर्म। Our constitution is very comprehensive, elaborative and a detailed document. हमारा जो संविधान है वो एक बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट या बहुत विस्तृत दस्तावेज है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस से जो रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सबको बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुल मिलाकर के 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स हैं। इसके अलावा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक प्रियम्बल है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना से ही शुरुआत होती है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां थी जो मैंने आपको दी। आइए अब हम देखते हैं कि हमारा संविधान इतना विस्तृत क्यों है, इतना विशाल क्यों है। So friends, there are a lot of reasons which make our constitution very lengthy. हम इनको एक एक करके देखते हैं। First reason, number 1, a lot of provisions to accommodate the feelings and expectations of people of varied backgrounds. यानी कि हम जानते हैं कि हमारा जो देश है वो बहुत अधिक विविधताओं वाला देश है, बहुत अधिक डाइवर्सिटीज वाला देश है। और यहाँ पे जो विविधताएं हैं वो किस रूप में पाई जाती हैं? ये ज्योग्राफिकल कंडीशंस यानी कि जो यहाँ की भौगोलिक स्थितियां हैं वो जगह जगह पे अलग हैं। यहाँ विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, उन सबकी संस्कृति, कल्चर अलग अलग है, उन सबके खान पान, उन सबकी भाषा सब बिल्कुल अलग है, सब में वैरायटी है। तो इतने सारे लोगों की फीलिंग्स को, उनकी एक्सपेक्टेशंस यानी कि उनकी जो उम्मीदें हैं संविधान से, उन सबको संविधान में एकोमोडेट करने के लिए यानी कि उन सबको जगह देने के लिए संविधान ने बहुत सारे प्रोविजंस किए हैं जो कि हमारे संविधान को बहुत विशाल बनाते हैं। सेकेंडली, वी हैव ए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन विथ प्रोविजंस बोथ फॉर सेंटर एंड स्टेट्स। यानी कि हमारा एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, एकल संविधान है। हमारे यहाँ सेंटर और स्टेट्स के लिए अलग अलग संविधान नहीं है, एक ही संविधान है जो कि सभी स्टेट्स या सभी राज्यों में लागू होता है। अगर हम देखें अमेरिका के अंदर तो वहां एक तो संविधान पूरे देश का है, यूनियन का संविधान है, और इसके साथ ही साथ वहां पर
जितने भी राज्य हैं, 50 स्टेट्स हैं, उन सबके भी अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। तीसरे, वी हैव प्रोविजंस फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नेंस। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ गवर्नेंस के सभी एस्पेक्ट्स के बारे में प्रोविजंस किए हुए हैं संविधान के अंदर। तो ये सब बातें हमारे संविधान को बहुत विशाल या विस्तृत बनाती हैं। नाउ वी कम टू द सेकंड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे संविधान का दूसरा बड़ी विशेषता है वो है दैट इट इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि हमारे संविधान में रिजिडिटी यानी कि जिसको कठोरता कहते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलेपन का एक मिश्रण है, एक ब्लेंड है। दो तरह के संविधान, एक अगर हम और दूसरी तरीके से कैटेगराइज करें तो फिर दो तरह के संविधान होते हैं, एक कठोर यानी कि रिजिड और दूसरा फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला संविधान। तो हम देखते हैं कि इन दोनों की अलग अलग क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले अगर हम एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं, सो ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इन विच द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इज वेरी डिफिकल्ट। एक कठोर संविधान में क्या विशेषता होती है कि इसमें संविधान संशोधन यानी कि अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत कठोर होती है। जैसे कि अमेरिका का संविधान बहुत कठोर है और इसीलिए वहां पे अमेंडमेंट करना भी संविधान में बहुत मुश्किल है। जब से अमेरिका के अंदर संविधान लागू हुआ है तब से अब तक केवल 27 टाइम्स ही वहां पे अमेंडमेंट किए जा चुके हैं। अब अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन या अगर हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की, लचीले संविधान की, तो इसमें क्या विशेषता होती है दैट द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इज क्वाइट इजी। यानी कि ऐसे संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत सरल होती है। जैसे कि ब्रिटेन में बहुत आसानी से संविधान में संशोधन किया जा सकता है एंड पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन द सेम मैनर एज ऑर्डिनरी लॉज आर मेड। इंग्लैंड के अंदर वहां की पार्लियामेंट यानी कि वहां की जो संसद है वो संविधान में ठीक उसी प्रकार से संशोधन कर सकती है जिस प्रकार से वहां कोई साधारण कानून या ऑर्डिनरी लॉज बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए मिडिल पाथ हैज बीन अडॉप्टेड। हमारे संविधान में एक मध्य मार्ग यानी कि एक बीच का रास्ता निकाला गया है। क्या है? अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर टू रिजिड नॉट टू फ्लेक्सिबल। हमारा संविधान ना तो बहुत कठोर है और ना ही बहुत इसमें लचीलापन है। अब इसका क्या मतलब है कि हमारा संविधान ना तो बहुत कठोर है ना बहुत लचीला है? What does it imply? So it implies that the parliament can amend the constitution only when there is a necessity for it. तो यहां सबसे पहली बात तो ये आती है कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद यानी कि पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट के अलावा कोई भी और संस्था या कोई भी और व्यक्ति संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं। और पार्लियामेंट भी केवल तभी कोई संशोधन कर सकती है जबकि इसकी आवश्यकता हो। अगर आवश्यकता नहीं है तो पार्लियामेंट में ऐसा कोई भी शक्ति नहीं है कि वो संविधान में संशोधन करे। अब संविधान में संशोधन करने की तीन तरह हैं। तीन तरह से संविधान में संशोधन हो सकता है। आइए अब हम देखते हैं एक एक करके कि वो कौन से तीन तरह हैं जिनसे कि संविधान में संशोधन हो सकता है। फर्स्ट, इट इज ए सिंपल मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। जो संविधान में पहला तरीका है संशोधन करने का वो है पार्लियामेंट यानी कि संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वो अपनी सिंपल मेजॉरिटी यानी कि अपने साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन कर दें। अब इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल मेजॉरिटी का क्या मतलब है? सिंपल मेजॉरिटी मीन्स 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स वोट इन फेवर ऑफ द बिल। यानी कि जो संविधान संशोधन बिल है उसके ऊपर अगर 50% मेंबर्स दोनों हाउसेस के, दोनों सदनों के अपनी सहमति दे देते हैं तो संविधान में संशोधन लग जाएगा। इस तरीके के जो संशोधन है उनको लगाने के लिए दीज अमेंडमेंट्स नॉट इवन नीड
a constitutional amendment bill to be presented in the parliament. जो सिंपल मेजॉरिटी वाले संविधान संशोधन हैं उनको लगाने के लिए किसी एक संविधान संशोधन विधेयक को भी लाने की जरूरत नहीं होती है। साधारण बिल ला करके ही संविधान में संशोधन लगाया जा सकता है। जैसे कि अगर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, राज्य को संघ शासित क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट करना हो, या किसी यूनियन टेरिटरी को राज्य में कन्वर्ट करना हो, तो ऐसे संशोधन करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी की ही आवश्यकता होती है। जो दूसरी प्रकार की मेजॉरिटी है वो है स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अब फ्रेंड्स, स्पेशल मेजॉरिटी से हमारा क्या मतलब है? स्पेशल मेजॉरिटी as per article 368 of the constitution means that 2/3 members of each house of the parliament shall be present and vote। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 368 में क्या प्रोविजन है कि दोनों ही सदनों के 2/3 यानी कि 2/3 मेंबर्स वोटिंग वाले दिन पार्लियामेंट में मौजूद होने चाहिए और वोट करें। वोट करने से हमारा तात्पर्य है कि उनके पास वोटिंग के अधिकार हों। जो इलेक्टेड यानी कि चुने हुए सदस्य हैं उन्हीं के पास वोटिंग का राइट्स होता है, लेकिन जो नामित यानी कि नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, उनके पास वोटिंग का राइट नहीं है। तो वोटिंग के राइट रखने वाले सदस्य 2/3 की संख्या में मौजूद हों और अगर उनमें से 50% लोग उस बिल के पक्ष में अपना वोट डाल देते हैं तो माना जाएगा कि वो संविधान संशोधन पास हो गया है संसद के द्वारा। ये था स्पेशल मेजॉरिटी या विशिष्ट बहुमत। अब तीसरे प्रकार के अगर हम बात करें अमेंडमेंट की, तो दिस नीड्स स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय मिनिमम हाफ ऑफ द स्टेट्स। जो तीसरे प्रकार का संशोधन है उसमें न सिर्फ विशेष बहुमत बल्कि आधे से अधिक राज्यों के द्वारा उनके जो विधान सभाएं हैं या जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके द्वारा भी ऐसे अमेंडमेंट को पारित किया जाना चाहिए। ये जो तीसरे प्रकार के अमेंडमेंट लगाए जाते हैं इनकी कब आवश्यकता होती है? इट इज रिक्वायर्ड व्हेन एन अमेंडमेंट अफेक्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर कोई ऐसा संशोधन लाना है जो कि देश की संघीय व्यवस्था यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। फेडरल स्ट्रक्चर से मतलब है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा है उस व्यवस्था में यदि कोई चेंज लाना है तो ऐसे में तीसरे प्रकार का अमेंडमेंट संशोधन तरीका अपनाया जाएगा। इसके अलावा यदि किसी संशोधन के जरिए राज्यों के हितों को प्रभावित होना है तो भी ऐसे अमेंडमेंट्स को तीसरे प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा ही लाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपके साथ में अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पहले 2 फीचर्स को डिस्कस किया है। आगे के फीचर्स को देखने के लिए आप मेरी वीडियोस को रेफर करते रहिए। थैंक यू सो मच।